हाँ जी, तो मेरे सीएम में इंटरमीडिएट वाले बच्चे फाइनली वो घड़ी आ गई है जब मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं आपका सीएम में इंटर का पूरा स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन बैच। मैंने इस बैच का नाम रखा है लक्ष्य बैच, जिसमें हम पूरे स्टडी मटेरियल को सॉल्व करेंगे आपके। तो आज जो मैंने कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट उठाया है उसमें जो चैप्टर मैंने लिया है वो है आपका कॉस्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें मटेरियल चैप्टर मैंने आपका सबसे पहले लिया है। माइंड मैप के तरीके से कराऊंगा आपको कि अगर मान लीजिए मुझे मटेरियल चैप्टर पढ़ना है तो उसमें कितने टॉपिक्स हैं और उसके कितने क्वेश्चन हैं। और यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई टीचर आपको पूरा स्टडी मटेरियल, जितने भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में आपके हैं, वन बाय वन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कराऊंगा। आपको क्या करना है सर, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को कर देना है लाइक और अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है कमेंट बॉक्स में कि हाँ आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कंसेप्ट के साथ, मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर क्या है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, और सुपर फास्ट स्पीड से कराऊंगा ताकि दिसंबर से पहले हम पूरे चैप्टर्स का क्या नाम है खत्म कर ले। और बाकी के चैप्टर्स, बाकी किसी सब्जेक्ट का अगर आपको ऐसा ही बैच चाहिए तो वीडियो को लाइक करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं करता हूं फटाफट से शुरू। बैच का नाम मैंने आपको बता दिया भाई, बैच का नाम है हमारा लक्ष्य बैच हमने रखा है। सोचा मैंने इसके बारे में कोई अच्छा नाम लगे आप बता सकते हैं। कॉस्टिंग मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट चुना है क्योंकि मैंने पोल कराया था कल, ज्यादातर बच्चों ने वोट दिया कॉस्टिंग में और इसी में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा आपको, पूरे सीएम में स्टडी मटेरियल के जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा। पहला जो मैंने चैप्टर चुना है आपके लिए वो चुना है आपका मटेरियल वाला। तो जल्दी से शुरू करता हूं अब मैं बिना किसी समय वेस्ट किए हुए। माइंड मैप आपको बताता हूं, देखो लाइक कर देना और आप अपने क्या नाम है कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दें ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझसे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, हो सकता है इसके बाद कुछ टीचर्स के मैसेज आने लगे कि भाई ये मत करो, हमारे पेट पे लात मत मारो, फ्री मत दो, लेकिन मैं कराऊंगा आपको। माइंड मैप क्या है आपका कि अगर आप मटेरियल चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू जिसे बोलते हैं वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14, 15, 16 6 क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं जो मैं आपको यहां पर सारे प्रैक्टिस कराऊंगा। दूसरा इन्वेंटरी कंट्रोल, जिसमें रीऑर्डर लेवल, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये सारी चीजें उसके आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 4। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तरीके से चलेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। फिर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, हालांकि अकाउंट्स का टॉपिक माना जाता है जिसमें फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मेथड से आपको निकालना होता है कि वैल्यू क्या आने वाली है। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालनी है, इसका भी एक क्वेश्चन है 17। तो कई बार बच्चे जो कहते हैं ना अजीब पेपर आया है, अजीब वर्ड नहीं है बच्चे। जब भी किसी बच्चे से पूछा जाता है कि भाई मटेरियल चैप्टर आता है, हाँ सर ईओक्यू आता है, ईओक्यू ही नहीं है पूरे मटेरियल चैप्टर में, आपको वैरायटी पता होनी चाहिए। ऐसी एक सिमिलर वीडियो में सीए वालों के लिए भी बता चुका हूं, काफी सारे बच्चों ने उसे देखा है, 20,000 से ज्यादा बच्चों ने उसे देखा है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, उसमें भी ईओक्यू और इन्वेंटरी कंट्रोल के काफी सारे क्वेश्चन है, मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन है, आप उन्हें भी देख सकते हैं उसके लिए। और एक टॉपिक है आपका इन्वेंटरी टर्नओवर का, जिसमें इन्वेंटरी टर्नओवर के रेशियो के फॉर्मूला आपको लगाना है, जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी करके उसके उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इतने क्वेश्चन अगर आप कर लोगे आपके स्टडी मटेरियल के, तो इलस्ट्रेशन 1 से लेके मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 20 तक सब मार्क कर दिया है कौन सा किस टॉपिक का है। अब मैं इसे 1 बाय 1 सॉल्व कराता हूं। और मैंने एक गड़बड़ कर दी है कि मैं अपने साथ क्या नहीं लेके बैठा हूं, मैं अपने साथ नहीं लेके बैठा हूं व्हाट, कैलकुलेटर। तो मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, जब मैं 1 सेकंड में आऊं आप कैलकुलेटर लेके, तब तक आप वीडियो को लाइक कर देंगे। कैलकुलेटर मेरे पास आ चुका है। सारे बच्चे ऐसे क्लास लेंगे जैसे पेड क्लास लेते हैं मेरी, तो पेड वाले बच्चों के तो ऑटोमेटिकली प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये ऐसे पढ़ना है जैसे सच में आप सीरियस तरीके से पढ़ाई करते हैं, पेड क्लास लेते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कोशिश करूंगा हर दिन आपके लिए लेके आओ या फिर ऑल्टरनेट लेके आओ, आप मुझे बता देना, चैप्टर वाइज लेके आऊंगा और सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। और इस बार दिसंबर 2024 में फोड़ के रहना है, मतलब पास होना है और एग्जामिशन के साथ पास होना है। तो मैं आया सर पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मैं क्या करने वाला हूं, माइंड मैप में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के, आपको वो पहले लाइन से सॉल्व करा, तो मतलब सब टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है, ताकि मिक्स ना हो। तो हमने कहा पहला क्वेश्चन हमने उठाया सर इकोनॉमिक ऑर्डर टू क्वांटिटी निकालना है आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। मैंने एक फॉर्मूले की लिस्ट बनाई है जिसमें सारे कॉस्टिंग के फॉर्मूले जितने भी चैप्टर है वो है, उसमें से एक हिस्सा है मटेरियल कॉस्टिंग का। सर ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, भाई पीडीएफ मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मटेरियल कॉस्टिंग जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होता है ईओक्यू। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ईओक्यू निकालने का मतलब ये होता है कि आप √2 इंटू ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, सी का ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एस का मतलब होता है स्टोरेज कॉस्ट, कई जगह एस की जगह सी भी यूज किया जाता है कैरिंग कॉस्ट के लिए। सर ईओक्यू होता क्या है ये तो बता दो पहले। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी
क्वांटिटी वर्ड का मतलब ये होता है कि जब आप किसी मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप अगर बहुत ज्यादा मंगाएंगे तो वो डिस्काउंट देता है, लेकिन आपको स्टोरेज का खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन चक्कर कम कटेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। बहुत कम मंगाएंगे तो आपको बार बार जाना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ईओक्यू ये कहता है कि भाई एक ऐसा लेवल है जिसपे जो आपकी मिनिमम कॉस्ट आती है, इतना शायद आपने पढ़ रखा होगा, तो मैं तो फटाफट से सॉल्व कराने के मूड में आया हूं आज। तो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, सर ये मुझे क्या दिया है ए। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हमें निकालनी है ये मुझे पर ऑर्डर दी है ओ। कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ध्यान रखना है कॉस्ट जो पर केजी है ये है मटेरियल की कॉस्ट। परचेज प्राइस आप इसे बोल सकते हैं कि परचेज प्राइस है ये, ठीक है सर। और जब जब स्टोरेज कॉस्ट गिवन होगी, ध्यान रखना 8% जो गिवन होगी, चाहे बोले या ना बोले, आपको मटेरियल के प्राइस पे ही निकालना है, ठीक है सर। तो क्या हम इसमें ईओक्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? √2 इंटू ए कितना है हमारा 10,000 kg मल्टीप्लाइड बाय ओ कितना है हमारा 50 डिवाइडेड बाय 2 का कितना करना है मुझे 8%, तो 2 का 8% कर दूंगा तो मेरा EOQ आ जाएगा इस वाले लेवल पे। तो मैं निकालूंगा 2 इंटू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 0.16 और इसका कर दूंगा मैं √ 2500 आपका आंसर आना चाहिए ईओक्यू का। तो यहां पर कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हैं कि 2500 आंसर ही आया है, और जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है बिल्कुल वैसे ही हमने प्रेजेंट किया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या था, कहा उसने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, मैंने कहा भाई साहब निकाल दिया हमने, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक दो दिन जो डिले हुआ है आपके इस बैच में वो इसीलिए हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ी सी खांसी की शिकायत हो गई है, बड़ी परेशानी है, रुक नहीं रही है। मैंने सब ट्राई कर लिया, तो कुछ बच्चे मुझे बताएंगे और क्या कर सकते हैं हम खांसी में ट्राई, जो आप सोच रहे हैं उसे छोड़ के। एक बार में हम कितना मंगाएंगे भाई? देखो टोटल मंगाना है, ध्यान से देखो मेरी बात, टोटल मंगाना है मुझे 10। इसमें फॉर्मूले क्या रटने? टोटल मंगाना है मुझे 10,000 kg और एक बार में लाऊंगा मैं 2500, तो 10,000 डिवाइड बाय 2500 तो कितने ऑर्डर लगेंगे? 4। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर लगेंगे मेरे 4। जो इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है, इन्फॉर्मेशन में बस वो कैलकुलेट करता हुआ चल रहा हूं। 4 ऑर्डर्स पर ईयर आपके लगेंगे और कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। कह रहे एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल जो है हमारा वो है 18,250 यूनिट, यानी कि ये क्या है मेरा ए एट अ प्राइस, तो ये है मेरी कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट 20% है सर, 20% किसका निकालेंगे? इसी 36.5 का 20% निकालेंगे। और एवरेज इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 50 है। हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज एट अ टाइम, तो ये आपकी बेस्ट जो लेवल होता है वो ईओक्यू होता है। तो फिर से हम यहाँ पर ईओक्यू का फॉर्मूला लगा देंगे √2। अब मैं बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। √2 इंटू ए का मतलब क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट, वो कितनी है 18,250। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 50, और स्टोरेज कॉस्ट का 20% निकालेंगे, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 500 यूनिट्स। तो मैं अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप करता हुआ जाऊंगा और आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। तो उन्होंने बोला, देखो क्वेश्चन ने बोला नहीं आपको कि ईओक्यू निकालो, क्वेश्चन ने बोला हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज्ड एट अ टाइम, तो आप उसे बेस्ट ऑप्शन ही दोगे ना। और अगर आप किसी भी लेवल पे निकालना चाहो, जैसे आंसर यह 500 आया है, अभी निकाल के भी दिखाऊंगा कि 500 आया है, तो अगर आप 1000 एक बार में लाएंगे तो 500 से जो टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा ही आएगी, चाहे आप 250 ले आओ, कुछ भी ले आओ, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, दिखाऊंगा। कौन कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, अब मुझे पहुंचना है 13, 14, 15, 16 पे जल्दी से। ये आपके स्टडी मैट का मैंने हिस्सा काट लिया है जिससे आपको पूरा स्टडी मैट ना खोलना पड़े, और इसको मैं नीचे डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये आया मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 13, क्या कहता है देखिए। अनिल लिमिटेड बाय करता है, एनुअल रिक्वायरमेंट जो है उसकी वो 36,000 यूनिट्स है, और बाय करता है 6 इंस्टॉलमेंट्स में। इसका मतलब अभी जो मेरा लॉट साइज है वो है 6000 यूनिट एक बार में। हर एक यूनिट की कॉस्ट 1 रुपये है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 25 रुपये है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20 रुपये है, यूनिट वैल्यू, और यूनिट वैल्यू का मतलब एक यूनिट कितने की पड़ती है, यानी कि 0.20 आपकी स्टोरेज कॉस्ट है। फाइंड आउट द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी एंड हाउ मच द कंपनी कैन बी सेव्ड बाय ईओक्यू। ये है आपका एकदम बढ़िया 7 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, और मैं आपको समझाऊंगा पूरा कंसेप्ट, जरा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। यानी कि इस बार मेरे पास जो लॉट साइज है वो 2 है, यानी कि मैं पहले निकालूंगा 6000 यूनिट्स पे। 6000 यूनिट्स पे कितना निकालना पड़ेगा सर? 6000 यूनिट्स पे मुझे निकालना पड़ेगा 3 चीजें, परचेज कॉस्ट, और आपकी निकालनी पड़ेगी ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है सर। और दूसरा किस लेवल पे निकालोगे? दूसरा निकालोगे आप ईओक्यू लेवल पे। तो सर ईओक्यू लेवल कैसे निकालेंगे? मैंने कहा ईओक्यू का मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, तो बार बार मैं लिख के दिखाऊंगा नहीं। ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट है, वो क्वेश्चन में 36,000 है, 25 डिवाइड बाय 0.20, तो ये आ गया आपका ईओक्यू लेवल। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, 6000 पे निकालना है और 3000 पे निकालना है। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। मुझे सर क्या क्या निकालना पड़ेगा? मुझे परचेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जब मैं निकालूंगा परचेज कॉस्ट
परचेज कॉस्ट का मतलब पूरे साल में आप कितना खरीद के लाएंगे, वो मतलब होता है परचेज कॉस्ट का। तो जब मैं परचेज कॉस्ट निकालूंगा तो इसका मतलब मुझे 36,000 यूनिट्स खरीदनी है और एक का प्राइस 1 रुपये है। तो चाहे मैं एक बार में 6,000 लेके आऊं या एक बार में 3,000 लेके आऊं, पूरे साल तो 36,000 का ही खर्चा होने वाला है। 36,000 यूनिट्स एट द रेट ₹1। उसके बाद सर बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे। मैंने कहा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बता देता हूं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लीजिए आप और नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बाद पर ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर वो कैसे आएगा, देखिए जरा। तो मैं 36,000 यूनिट्स एक बार में मंगाता हूं, मतलब पूरे साल में मंगाता हूं, और एक बार में जो मेरा करंट जो पॉलिसी है वो 6,000 यूनिट्स मंगाने की, और उसने खुद ही बोला था 6 इंस्टॉलमेंट्स में। तो इससे आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स 6 ऑर्डर्स, और उसे पर ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि 50 रुपए है हमारी पर ऑर्डर कॉस्ट, सॉरी 25 रुपए है, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी आ जाएगी क्या, आपकी आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट एट दिस लेवल। अब इधर आ जाएगी सर 3,000 यूनिट्स पे क्या होगा। तो भाई पूरे साल में तो हमें 36,000 ही मंगाने हैं, इस बार हम एक बार में 3,000 मंगा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे 12, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से। बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं ये अमाउंट कैसे कैसे आएगी। उसके बाद आता हूं सर स्टोरेज कॉस्ट पे। इसका सभी का लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का आई होप समझ में आ गया होगा। स्टोरेज कॉस्ट की बातें करते हैं, ये आपको डाउट में आएगा सर होता क्या है। स्टोरेज कॉस्ट वर्ड का मतलब होता है भाई मैं एक बार में कितनी ला रहा हूं 6,000। अब ना तो मैं एक बार में 6,000 इस्तेमाल कर लूंगा और नहीं एक बार में 6,000 स्टोर कर लूंगा, कुछ इस्तेमाल होगी कुछ स्टोर करनी पड़ेगी। तो अजम्पशन ये ली गई कि आप 50% स्टोर करेंगे और 50% इस्तेमाल करेंगे। तो सर स्टोर कितनी करूंगा, तो अगर एक बार में मैं 6,000 ला रहा हूं तो स्टोर करूंगा मैं उसका हाफ यानी कि 3,000 kg ये यूनिट्स जो भी है उसमें, ठीक है। अब 3,000 यूनिट्स जो है मैं उसमें स्टोर करने वाला हूं, और एक यूनिट का स्टोर करने का खर्चा जो है वो 0.2 है यानी कि 20 पैसे। 1 रुपये कॉस्ट थी और 20% इन्वेंट्री थी। अच्छा सर अगर मैं एक बार में 3,000 लेके आऊंगा तो क्या होगा, तो एक बार में 3,000 लेके आऊंगा तो मुझे स्टोर कितनी करनी पड़ेगी, हाफ, और मल्टीप्लाई करूंगा 0.2 से। तो जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो अमाउंट क्या आ जाएगी, मेरी अमाउंट आ जाएगी 600 रुपये, और जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो अमाउंट आ जाएगी 300 रुपये। ठीक है सर, ऊपर वाले को भी सॉल्व कर दो और टोटल को ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ गया। तो चलो जरा ध्यान से देखते हैं। तो पहले 36,000 डिवाइड बाय 6,000, तो ये तो 6 ही आ गया, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से, तो ये आया 150 रुपये। तो मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 150 रुपये, और 36,000 डिवाइडेड बाय, देखो मैं बिना सॉल्व करे बताऊं यहाँ पर क्या आंसर आएगा, बिना सॉल्व करे बताऊं तो यहाँ पर आंसर आएगा 300। सर ये जादू कैसे होगा, जादू ऐसे है मुन्ना कि जो आपका ईओक्यू लेवल होता है उस पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट हमेशा बराबर आएगी, ध्यान रखना। तो 36,000 डिवाइड बाय 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, देखो जादू आया और जादू से आंसर आया 300। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि सर ये जो 300 अमाउंट आया है इसका मतलब ये है कि ईओक्यू आपने जो निकाला है वो बिल्कुल सही है। और आई होप जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपको ये सारे बेसिक्स पता होंगे। तो मैंने लिखा 36,000 प्लस 150 प्लस 600, तो ये आ गया 36,750। तो एक कॉस्ट आई मेरी 36,750 और दूसरी कॉस्ट आई मेरी 36,600। बिना डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब सेविंग जो है आपकी वो कितनी है, 150 रुपीज़ की आपकी सेविंग है ईओक्यू लेवल पर। तो उन्होंने कैसे किया है मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर आपका वही आएगा कि जो नेट सेविंग आने वाली है वो 150 रुपये की आने वाली है। मैं सभी क्वेश्चन को फुल फ्लेश तरीके से सॉल्व करके अगर आपको दिखाऊं अगले चैप्टर से, तो आप मुझे बता देना कि सर सॉल्व करके दिखाओ, थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप स्टडी मैट में ही मार्क कर दीजिए। अगले चैप्टर्स में वो वाली बात मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि जब मैं सॉल्व कराता हूं तो उसमें आपका जो लेक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है तो। एनुअल डिमांड ऑफ आइटम यानी कि 3200 यूनिट्स है ए, यूनिट कॉस्ट 6 रुपए की है और कैरिंग कॉस्ट 25 रुपए पर एनम है। सारे बच्चे ध्यान देंगे कि अगर ये कभी भी पर मंथ में गिवन है तो उसे 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम में आपको लेके आना है। और कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट, अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, सर प्रोक्योरमेंट तो हमने पढ़ा नहीं, प्रोक्योरमेंट वर्ड का मतलब ये होता है लेकर आना, यानी कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, मतलब वो है। तो सर इसमें निकालना क्या है, बस ईओक्यू निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं और टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि सी पॉइंट इसमें नया है। तो ईओक्यू के लिए तो आपको कोई परेशानी वाली बात आने वाली नहीं है। ए इंटू 3200 कर दिया आपने, 150 आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150 से, और डिवाइड बाय 1.5। सर 1.5 कहाँ से आया, 6 रुपये का, अगर आप 25% कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5, और जब आप इससे ईओक्यू निकालेंगे तो ईओक्यू आ गया 800 यूनिट्स। अब देखो पूरे साल में कितनी यूनिट्स मंगानी है, मैंने यहाँ पर देखा था 3200, तो 3200 डिवाइडेड बाय 800 एक बार में लाऊंगा तो मुझे 4 ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, तो यही आंसर आया है 4। अब टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, तो अगर आप 12 महीने से डिवाइड कर देंगे तो टाइम गैप मंथ्स में आ जाएगा, और अगर आप 360 से डिवाइड करेंगे तो टाइम गैप डेज में आ जाएगा। तो अगर आप टाइम गैप की बातें करते हैं तो इन्होंने 12 से डिवाइड किया, इसका मतलब 3 मंथ्स, 3 महीने का गैप है, तब अगला ऑर्डर प्लेस करते हैं। और जो बच्चे डेज में निकालना चाहते हैं इसको, सर एग्जाम में कैसे निकालना चाहिए, तो भाई एग्जाम में मेरे हिसाब से तो दोनों से निकालना चाहिए। यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दीजिए और 360 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 90। तो 90 डेज आया है। जो टाइम गैप है बिटवीन 2 ऑर्डर्स, और मंथ्स में निकालना चाहोगे तो 3 मंथ्स। तो सर निकालना कैसे चाहिए, मेरे हिसाब से दोनों से निकालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके ईओक्यू वाला क्वेश्चन पे। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स कंपोनेंट अल्फा, ये सीए वालों के में भी क्वेश्चन है, सीए के एग्जाम में भी आया
हुआ है। कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सीए का सेटमेंट क्यों करना चाहिए, भाई बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहां पर, आपके में कम क्वेश्चन है बस। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ ईयर 2021 के लिए। एनुअल डिमांड अल्फा की है 8000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है 200, यानी कि ए मेरे पास आ गया है, ओ मेरे पास आ चुका है। कॉस्ट पर यूनिट है मेरे पास, ये उसकी परचेज प्राइस है, और कैरिंग कॉस्ट है 20 की। परसेंटेज पर एनम है, यानी कि परसेंटेज है, ध्यान रखना, तो इसका मुझे परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और जब मैं 400 का 20% निकालूंगा तो आ जाएगा 80 रुपये, ये मेरा एस आ गया। कंपनी के पास ऑफर हुआ है क्वांटिटी डिस्काउंट 4% ऑफ द परचेज प्राइस अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट एट अ टाइम। तो एक डिस्काउंट मेरे पास आया है। अब डिस्काउंट में दो चीजें हो सकती है, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, तो मुझे दोनों चीजें इवेलुएट करनी पड़ेंगी। तो पहले मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सर, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ईओक्यू। ईओक्यू का सेम फॉर्मूला लगाया हमने, √2 इंटू ए 8000, ए हमारा 8000 है, ये ऊपर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय ओ डिवाइड बाय एस 80, तो मेरा आंसर आया 200 यूनिट्स, यानी कि ईओक्यू लेवल पे मेरा मिनिमम कॉस्ट आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा आप 4000 यूनिट्स खरीद लो, मुझे पता है 4000 में ज्यादा ही आएगा, लेकिन अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो एक बार इवेलुएट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इस बार स्टोरेज कॉस्ट बदलेगी पर यूनिट में, क्योंकि डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो परचेज प्राइस भी बदलेगा। इसी में बता देता हूं जल्दी से। तो अगर आप आते हैं ईओक्यू पे, ईओक्यू पे जो परचेज कॉस्ट है आपकी 8000 यूनिट्स है, और 400 के हिसाब से जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 32 लाख रुपए। लेकिन जब आप क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर करोगे 4% का है, तो जब एक का प्राइस 400 है तो 400 में से माइनस कर दूंगा मैं 4%, तो ये आएगा 384। तो जब यहां पर मल्टीप्लाई होगा 8000 का, वो 384 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 400 में से माइनस कर दिया 4% इन्होंने, और अमाउंट आ जाएगी ये। ठीक है सर, अब आ जाओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। तो भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, पूरे साल में मंगा रहा हूं मैं 8000, और ईओक्यू के हिसाब से जब मैं डिवाइड करूंगा 200 से, तो आंसर आएगा 40। तो मेरे पास 40 ऑर्डर है, तो 40 ऑर्डर है, और ओ मेरा 200 है, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, और ये चेंज नहीं होगी पर ऑर्डर, ये 8000 रुपए हो गए। लेकिन सर मैं 4000 अगर एक बार में ले आऊं तो मेरे ऑर्डर्स तो कितने लगेंगे, मेरे ऑर्डर्स तो 2 लगेंगे, बस 2 ऑर्डर्स, और यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 200 से, तो ये मेरी यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। सर स्टोरेज कॉस्ट के बारे में बताओ। जब ईओक्यू पे मैं 200 यूनिट लेके आ रहा हूं तो मैं स्टोर कितनी करूंगा, इन्होंने इस तरीके से निकाल के दिखाया है हाफ करके, मतलब 100 को मैं स्टोर करूंगा, और ये 400 का 20% मतलब 80 रुपए दिखाया जा रहा है। यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप इसको। जब मैं एक बार में 4000 लेके आऊंगा, देखो यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जब मैं एक बार में 4000 लेके आऊंगा तो क्या होगा, तो सर एक बार में 4000 लेके आओगे तो आपको 2000 स्टोर करना पड़ेगा, प्लस जो आपका नया जो प्राइस था 384 था, उस 384 का 20% करोगे तो अब स्टोरेज कॉस्ट आपकी पर यूनिट में बदल जाएगी, जो कि यहां पर 80 रुपए थी वो यहां पर आकर बदल जाएगी, क्योंकि इस बार आपका परचेज प्राइस भी बदला है और स्टोरेज कॉस्ट परचेज प्राइस पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से जब आप प्लस कर देंगे तो ये आएगा 32,16,000 और ये आएगा 32,26,000। डिस्काउंट देने के बावजूद भी आपका ईओक्यू जीत गया है, इसलिए जो क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर है वो आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए। द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है लोअर है ईओक्यू पे, हैज द कंपनीज एडवाइज नॉट टू एक्सेप्ट द डिस्काउंट ऑफर, क्योंकि कॉस्ट और भी ज्यादा कम है हमारी। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू पर्टिकुलर आइटम, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपके एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन डाला था, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, कि पूरे मॉक टेस्ट कॉस्टिंग का मैंने सॉल्यूशन डाला था, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था, फटाफट से आपको बता देता हूँ। कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी ऑर्डर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ध्यान रखना, तो आपको ऑर्डर साइज क्या रखना है, आपको ऑर्डर साइज रखना है पहले वाली अमाउंट। सर समझ नहीं आया, जब भी आपको बताया जा रहा है कि अगर आप 250 से नीचे खरीदोगे तो आपके लिए प्राइस रहेगा 6, और उसके बाद खरीदोगे तो प्राइस और कम कर देंगे, उसके बाद ज़्यादा खरीदोगे तो प्राइस और कम कर देंगे, तो सर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो करना है इनकी पहली अमाउंट पे, यानी कि सर हम 250 पे करेंगे, 800 पे करेंगे, 2000 पे करेंगे और 4000 पे करेंगे। तो सर इससे पीछे वाला तो बचा ही नहीं, इससे पीछे आप कुछ भी कर सकते हैं, आधा कर दो चाहे 250 का या कुछ भी। तो उन्होंने 200 पे निकाला होगा, आप 100 पे भी निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ पे निकाल सकते हैं। प्राइस गिवन है मुझे, क्वेश्चन कह रहा मेरी जो एनुअल डिमांड है वो 4000 टन की है, होल्ड करता हूं तो 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम, यानी कि इन अमाउंट्स का 20% है, और डिलीवरी के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे 6 रुपये दी हुई है। क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है बताना जरा। सॉरी, बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर बोल रहा है मुझसे। तो देखो क्वेश्चन ने कहाँ सॉल्व किया है सर, 200 पे सॉल्व किया है, 250 पे सॉल्व किया है, और क्वेश्चन ने कहाँ सॉल्व किया, 800 पे सॉल्व किया है, 2000 पे सॉल्व किया है, 4000 पे सॉल्व किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका फर्स्ट वाला लेना। अब सर होगा क्या इसमें, ये बताता हूँ आपको। देखो जब 4000 यूनिट मैं एक बार में जब 200 मंगाऊंगा तो क्या होगा सर, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो परचेस कॉस्ट लिखो। परचेस कॉस्ट में क्या होगा सर, पूरे साल में 4000 ही खरीदनी है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार 4000 का मल्टीप्लाई होगा 6 से, जब 24000 परचेस कॉस्ट होगी। लेकिन जब मेरा ऑर्डर साइज 250 हो जाएगा तो मेरी परचेस प्राइस 5.90 होने वाली है। तो सर उस केस में क्या होगा, तो जब मेरा परचेस प्राइस 5.90 हो जाएगा तो मेरी परचेस कॉस्ट हर केस में बदल जाएगी। तो परचेस कॉस्ट ये रही 24000, और 4000 इंटू न्यू वाला प्राइस हो जाए उसमें आ जाएगा, फिर 4000 यूनिट से
और जो नया प्राइस है उस लेवल पे वो नए नए प्राइस से मतलब इन प्राइस से आपको मल्टीप्लाई करते रहना है 4000 को। तो ये आपकी निकल जाएगी परचेज कॉस्ट। फिर सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकल के आएगी? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जब मैं आपकी निकालूंगा तो अमाउंट आएगी आपकी 4000 टन मुझे एक बार में खरीदना है मतलब पूरे साल में, और एक बार में अगर 200 खरीद के लाऊंगा तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 20 रुपये। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाइए भाई जल्दी से, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे ये रहा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गया 20। सर ये कैसे पता चला? जो आपका लॉट साइज है उसे 4000 से डिवाइड कर दो। जब 4000 से 250 को डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। जब 4000 को 800 से डिवाइड करोगे 800 से तो अमाउंट आ जाएगा 5। जब 4000 को 2000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2, और जब 4000 को 4000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। दिस इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब इन्हीं नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आपको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर सर क्या बचा हमारे पास? फिर बचा हमारे पास कौन सी? स्टोरेज कॉस्ट। तो जब मैं 200 रुपए खरीद के लाऊंगा, जब मैं 200 रुपए खरीद के लाऊंगा, 200 यूनिट्स खरीद के लाऊंगा, 200 टन खरीद के लाऊंगा तो स्टोर करूंगा 100। जब मैं 250 खरीद के लाऊंगा तो स्टोर करूंगा 125। जब मैं 800 खरीद के लाऊंगा तो स्टोर करूंगा 400। जब मैं 2000 खरीद के लाऊंगा तो स्टोर करूंगा 1000, और जब मैं 4000 खरीद के लाऊंगा तो स्टोर करूंगा 2000। इसका मतलब स्टोरेज की यूनिट्स तो मुझे पता चल गई। अब सर प्राइस बता दो। तो प्राइस मेरे मुन्ना क्या करना है आपको? इसी का हर एक लेवल का 20-20% कर देना है। स्टोरेज कॉस्ट बता रहा हूं मैं आपको, इनका 20% कर दो, इनका भी 20% कर दो, और इनका भी 20% कर दो, और यूनिट्स मैंने आपको बता ही दी है। सर यूनिट्स कितनी बताई आपने? आधी कर दो। इनकी 200 पे निकाल रहे हैं, फिर 125 पे निकाल रहे हैं, ये टन में है, ये फिर 400 टन है, ये फिर 1000 टन है, और ये फिर 2000 टन है। हमने क्या किया? क्वांटिटी को हाफ कर दे कि इतना स्टोर करेंगे, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी। फिर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और परचेज कॉस्ट को जब ऐड कर देंगे तो इस तरीके से कुछ आंसर आएगा आपका। किसी भी बच्चे का कोई भी आंसर मैच ना कर रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसको अलग क्वेश्चन का अलग से सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा, चाहे शॉर्ट्स में डालूं जल्दी से या फिर कैसे भी। तो जब मैंने सारी अमाउंट्स ऐड की तो मुझे क्या पता चला? सबसे कम जो अमाउंट आ रही है 23,843, 23,000 तो 23,843, यानी कि जो ऑर्डर साइज आपका 23,694 ये वाला आपका आ रहा है लोएस्ट, सबसे कम, और हम इसी को रिकमेंड करेंगे आपको कि सर यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ कई बार, और ऐसा क्वेश्चन उन्होंने मॉक टेस्ट पेपर में भी दिया है इस बार। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आते हैं। पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 1200 kg ऑफ अ सर्टेन रॉ मटेरियल परचेज बाय अ कंपनी जून वगैरह में लॉट प्राइस कोड जो किया गया है इस तरीके से कुछ किया गया है कि अगर आप 1000 kg तक खरीदते हैं तो आपको 22 रुपये पड़ेगा, और 1000 से 1500 पे खरीदोगे तो ये होगा। ट्रेड डिस्काउंट इस तरीके से है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 शायद मेरे ईओक्यू वाली लिस्ट में नहीं था, एक बार मैं चेक कर लेता हूं जल्दी से। जी नहीं, 16 तक। तो इसका मतलब ईओक्यू के मैंने सारे प्रोविजन आपको बता दिए हैं, और आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो सर अब क्या करोगे आप? तो मैं अब आपको कराने वाला हूं 5 क्वेश्चन किसके? इन्वेंट्री कंट्रोल के। लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल के क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं मुन्ना, इन्वेंट्री कंट्रोल के आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को करना। आप पीडीएफ इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मटेरियल वाला देख लेना, पेज नंबर 15 से शुरू है इन्वेंट्री कंट्रोल वाले फॉर्मूलेज। ठीक है, तो आरओएल कैसे निकालते हैं, रीऑर्डर लेवल, इसके सामने आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम स्टॉक। अगर मैं इनको समझाने बैठूंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी और आप कहीं देखने का मन नहीं करेगा। तो अभी मैं क्या करूं, फटाफट से आपको सॉल्यूशन करा देता हूं। फॉर्मूले सारे यही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। क्वेश्चन कौन कौन से कराने हैं? 3, 12, 19, 20। तो मैं चलता हूं इलस्ट्रेशन नंबर पहले 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहते हैं? देखिए, कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर पीरियड, सब कुछ गिवन है। मुझे निकालना क्या है? रीऑर्डर लेवल। बस कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला दिखाना है। रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 फॉर्मूले हैं मेरे पास, सारे बच्चों को सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैं इस क्वेश्चन में पढ़ता हूं मैक्सिमम कंजम्पशन है क्या। मैक्सिमम कंजम्पशन है मेरी 450 यूनिट्स की, और जो मैक्सिमम लीड टाइम है मेरा ए के लिए, मैक्सिमम लीड टाइम कंपोनेंट्स ए एंड बी यूज कर रहे हैं हम, और मैक्सिमम लीड टाइम मेरा ए के लिए कितना है भाई? ए के लिए है मेरा 6 वीक्स। तो 450 इंटू 6 कर दूंगा मैं, तो 450 इंटू 6 कर दूंगा तो मेरा री ऑर्डर लेवल आ जाएगा, और जो अमाउंट आएगी वो आएगी 2700 यूनिट्स। अच्छा सर बी का कैसे निकालेंगे? तो मैं ए का समझा देता हूं, आप बी का निकाल लेना। एक बार बता देता हूं बी का। तो सर बी का निकालोगे तो जो मैक्सिमम लीड टाइम है वो 4 वीक्स है, तो 450 इंटू 4 वीक्स आप कर देंगे तो ये बी का आ जाएगा। ठीक है सर, री ऑर्डर लेवल समझ में आया। अब बताओ मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे? तो आप अपने फॉर्मूले में आएंगे और देखेंगे मिनिमम लेवल का फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको। ये रहा मिनिमम स्टॉक लेवल। सर मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं? री ऑर्डर लेवल जो आपके अभी निकाला उसमें से माइनस कर दो मिनिमम कंजम्पशन, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, उसमें से माइनस कर दीजिए आप एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। अब आते हैं सर एवरेज कंजम्पशन क्या चीज होती है। तो पहले तो री ऑर्डर लेवल जो आपने ऊपर निकाला होगा, अभी जल्दी से देखिए 2700 यूनिट्स। तो पहले तो 2700 को इधर रख लिया हमने, और 1800 जो हमने ऊपर निकाला उसे इधर रख लिया। माइनस करेंगे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो एवरेज कंजम्पशन कितनी है सर आपकी? एवरेज कंजम्पशन देखी जाएगी
जब आपके पास मैक्सिमम कंजम्पशन है और आपके पास मिनिमम कंजम्पशन है तो सर क्या करेंगे, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, तो 450 और 150 को जब आप प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, 300 यूनिट्स। तो 300 आपकी एवरेज कंजम्पशन है, और ऊपर भी लिखा हुआ वैसे नॉर्मल यूसेज से। और एवरेज कंजम्पशन के बाद आपको देखना पड़ेगा एवरेज लीड टाइम। तो सर 4 से लेके 6 वीक्स है, अगर इसका एवरेज निकालूंगा, 4 मिनिमम 6 मैक्सिमम और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 5 वीक्स आ जाएगा मेरा एवरेज। और यहाँ 2 से 4 6 हो गया तो 3 वीक आ जाएगा एवरेज। तो इसका मतलब क्या है, 300 इंटू 5 और 300 इंटू 3 से मुझे माइनस कर देना है। ये क्या लिखा हुआ, 300 इंटू 5, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और ये लिखा हुआ 300 इंटू 3, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और आप इससे मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं और आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे चलो। फॉर्मूले है इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है। सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताओ, आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालेंगे। तो बच्चा मुन्ना मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला देखो, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। अब सर ROQ कैसे निकालेंगे, समझ में नहीं आया सर। ROQ ये रहा आपके पास 2400 और 3600 RO। तो अब क्या करेंगे सर, आपने सबसे पहले निकाला था ROL, यहां पर लिख दिया मैंने। ROQ मुझे क्वेश्चन में गिवन है, कितने का क्वेश्चन में गिवन है ROQ, ये रहा 2400 यूनिट्स। तो मैं ए वाला पार्ट समझा रहा हूं आपको, 2400 यूनिट्स माइनस करेंगे मिनिमम इंटू मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम। तो सर ए पे आता हूं मैं, मिनिमम कंजम्पशन है कितना सर, मिनिमम कंजम्पशन 150 का है और ए का मिनिमम लीड टाइम 150 इंटू 4 का है। तो मैं यहाँ पर जब माइनस कर दूंगा इसको 150 इंटू 4 से, तो मेरा आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला अब सॉल्व हो जाएगा। ये 1800 प्लस 3600 मुझे क्वेश्चन में गिवन है। कंजम्पशन जो है वो 150 यूनिट्स का है और मिनिमम है 2, तो 150 इंटू 2 कर दूंगा यहाँ पर। तो ये आ गया मेरा 150 इंटू 2, 5100 मेरा आंसर आ जाएगा। किसी में भी मैं कंप्यूटेशन इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और इसमें ठीक किया होगा, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ। गलत लगे तो मुझे बता देना, ठीक है सर। आगे चलो आप। सर ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ए और बी के लिए कंजम्पशन आप सेम क्यों ले रहे हो। तो मेरे मुन्ना ए और बी है रॉ मटेरियल और ये है यूसेज, कितना यूसेज कर रहे हैं। तो ये फिनिश प्रोडक्ट मान लीजिए, ये फिनिश प्रोडक्ट है तो फिनिश प्रोडक्ट एक ही है, उसमें से यूज कितना करेंगे ये बता रखा है बस आपको, तो इसमें डाउट में मत जाना। उसके बाद सर एवरेज स्टॉक लेवल और बता देते, तो भाई मैंने मिनिमम स्टॉक लेवल अभी निकाला है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल अभी निकाला है, दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर इससे भी ना आए आपका फॉर्मूला तो एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का दूसरा तरीका भी है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ROQ से। कभी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल के आएंगे। और ध्यान है सारे बच्चे, आंसर अलग अलग आता है और आंसर दोनों सही होते हैं, कोई भी चेकर आपका आंसर गलत नहीं कर पाएगा। आपको एक ही फॉर्मूले से निकालना है अभी, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। ध्यान रखना इसमें एक बच्चे गलती कर देते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल बोला है, बच्चे यहां से उठा लेते हैं मिनिमम यूसेज मैक्सिमम यूसेज डिवाइड बाय 2। ना ना ना, जो आपने आंसर निकाला है मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2, जो आंसर आए हैं उसमें से एवरेज लेवल निकलता है। ध्यान रखना, ये एवरेज कंजम्पशन नहीं है, एवरेज स्टॉक लेवल है। तो इसको ऐसे निकालेंगे और सारे बच्चे ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। तो कौन कौन से क्वेश्चन बोले थे मैंने, क्वेश्चन नंबर 3, 12, 19, 20। तो मैं फटाफट से चलता हूं 12, 19 और 20 पे। तो मैं आया 12वें क्वेश्चन पे आया। सर आपके पास फिर से 2 कंपोनेंट्स है और नॉर्मल है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, मैक्सिमम मिनिमम। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन मुझे दोबारा कराने की जरूरत है, आप खुद बोलना कि इलस्ट्रेशन नंबर क्या बिल्कुल सेम हूबहू ऐसे ही नहीं था। यहाँ पर बस ये कंजम्पशन चेंज हुई है, ये 4 to 6 वीक करके डिवाइड करूंगा 5 आ जाएगा, और ये 3 to 4 करूंगा मतलब 6 करूंगा तो मिनिमम एवरेज आ जाएगा आपके पास 3 वीक्स। तो मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 12 बिल्कुल सेम है, एक भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ स्किप और आपको दे रहा हूँ इसका होमवर्क। ठीक है सर। और सर 19 वाले पे आ जाओ आप जल्दी से, ये रहा 19 वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन बिलो, आपको कैलकुलेट करना है क्या, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना है, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है, डेंजर लेवल कैलकुलेट। ठीक है सर। रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेट, ध्यान रखना सारे बच्चे, रीऑर्डर क्वांटिटी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज रीऑर्डर क्वांटिटी को जाना जाता है EOQ के नाम से। तो आप रीऑर्डर क्वांटिटी को कंप्यूट भी कर सकते हैं। और तो सर हम क्या करें, रीऑर्डर क्वांटिटी को कंप्यूट करेंगे तो कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर B है, यानी कि जो 20 है ये है आपका O, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये है मेरा A, और परचेज प्राइस जो है आपका इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो है आपका परचेज प्राइस इंक्लूसिव, यानी कि कॉस्ट है, इसी के ऊपर एनुअल स्टोरेज कॉस्ट। ध्यान से सुनना, इसका मतलब अब इस 50 का मेरा कोई काम नहीं है EOQ निकालने में, क्योंकि परसेंटेज में नहीं गिवन है, डायरेक्ट गिवन है। तो इसका मतलब इसी बेस पे मैं जब अंडर रूट करके फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2AO वगैरह जो अभी हम सीख के आए, तो उसके हिसाब से आंसर आ गया आपका 200 यूनिट्स। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, सर ये तो रीऑर्डर क्वांटिटी निकली है, रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल अलग अलग बातें होती है। तो जब आपको रीऑर्डर लेवल निकालना है तो क्या करना है, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, जो हमने अभी देखा था। सर मैक्सिमम यूसेज कहाँ गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा, कंजम्पशन मैक्सिमम 20 यूनिट्स की
एक दिन में है, और मैक्सिमम यूसेज जो आपका दिन में है आ जाइए एवरेज, और मैक्सिमम आ गया आपके पास 15 डेज। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, 20 यूनिट्स इंटू 15 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपके पास आंसर, 20 और 15 और 300 यूनिट्स आ गया। ठीक है सर, मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल मैंने ऊपर निकाला है 300 का, रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने ईओक्यू में निकाली थी, माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब आ जाता हूं मिनिमम यूसेज में। एवरेज गिवन है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मुझे गिवन है 6 दिन का, एवरेज गिवन है, मैक्सिमम गिवन है। तो सर यहाँ पर मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो भाई मिनिमम का फॉर्मूला ही क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, सॉरी एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर भी काफी सारे बच्चे डाउट में आ जाएंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। आज क्या है मेरे पास, सर आज है मेरे पास क्या 15 यूनिट्स, और मिनिमम मेरे पास है नहीं, तो क्या आप मुझे मैक्सिमम निकालने में मदद करेंगे, आंसर इज यस। अगर ये लाइव कर रहा होता तो मुझे बड़ा मजा आता, मैं बच्चों से बोलता निकालो, आप बताना मुझे लाइव करना चाहिए या नहीं। मैक्सिमम तो मुझे पता है, तो मैक्सिमम की जगह मैंने 20 रख लिया, और यहाँ पर मैंने इसे 30 माइनस 20 किया, तो मिनिमम जो आया मेरा वो आया मेरा 10। तो 10 यूनिट मेरा मिनिमम आया, तो मिनिमम 10 और इंटू मिनिमम लीड डेज है 6, तो 10 इंटू 6 कर दूंगा, ये रहा 10 इंटू 6, तो मेरा अगला वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, और दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने निकाला है 10, आपको समझ में आ गया होगा। मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं सर, आरओ रीऑर्डर लेवल जो मैंने सबसे पहले पॉइंट में निकाला, माइनस एवरेज यूसेज इंटू एवरेज, और दोनों ही एवरेज मेरे पास गिवन थे। एवरेज ये रहा डेज और एवरेज ये रहा कंजम्पशन, तो इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है सर, और क्या पूछा था मुझसे, और पूछा था डेंजर लेवल। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना, डेंजर लेवल का क्या मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, आंसर इज यस, ये रहा डेंजर लेवल। डेंजर लेवल ये होता है कि जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है, और आपातकालीन स्थिति में कितने दिन में आपको ऑर्डर जो है प्लेस करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे दिया होगा डेंजर लेवल, रीऑर्डर पीरियड या कुछ भी करके डेज में गिवन होगा या वीक्स में या मंथ्स में, कुछ भी हो सकता है। सर ये बताओ, डेंजर लेवल पे हम एवरेज कंजम्पशन करेंगे, डेवरेज लेवल पे मैक्सिमम करेंगे, डेंजरस लेवल पे मिनिमम करेंगे। तो आप एक रैशनल अप्रोच लेके चलते और बोलते जब डेंजर लेवल का समय आएगा तो ना हम मैक्सिमम कंजम्पशन करेंगे, ना हम मिनिमम कंजम्पशन करेंगे, एवरेज कंजम्पशन करेंगे। तो क्वेश्चन में मेरे पास डेंजर लेवल का पीरियड गिवन था, इमरजेंसी परचेज के लिए 4 दिन लगते हैं मेरे, तो 4 दिन लगते हैं मेरे, तो क्या होगा, तो 4 दिन में मैं एवरेज यूसेज करूंगा, ये है 4 डेज, आप लिख लिख के करना डेज यूनिट्स वगैरह, और कंजम्पशन जो है वो उठा लूंगा मैं एवरेज वाली, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो 15 इंटू 4 कर दूंगा, तो ये मेरा डेंजर लेवल भी आ जाएगा। यहां पर हमारे खत्म होते हैं सारे कौन से वाले, इन्वेंट्री कंट्रोल वाले क्वेश्चन जो है मेरे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है सर, अब क्या करना है मुझे जल्दी से जाना है पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 से अब मुझे निकालने हैं क्या, बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका मतलब मैंने आपको ईओक्यू और इन्वेंट्री कंट्रोल बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन कराया है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि इन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंस जाता है, मतलब ऐसा मान के चलिए कि 90% से ज्यादा चांस है कि इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं मटेरियल कॉस्ट का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। जब मुश्किल पेपर बनाया जाएगा तो वो वाला क्वेश्चन डाल दिया जाएगा कि मटेरियल कॉस्ट को, टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, उसमें जीएसटी वगैरह आप कैसे ऐड करते हैं, एम्प्टी कंटेनर्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, वो क्वेश्चन प्लस 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 इन्वेंट्री कंट्रोल के आपको 2 क्वेश्चन कराने हैं, 4 और 18। तो इसका मतलब पहले 4, 17, 18 इस तरीके से चलता हूं। पहले मैं 17 निकाल लेता हूं, एक बार आपको मुश्किल वाला पार्ट करा देता हूं, ठीक है। तो आ जाया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे 1200 केजी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना है, और क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ था लॉट साइज 1000 से 1500, 1500 से 2000। इसका मतलब जो मेरा लॉट साइज पड़ेगा 1200 केजी वो इसके आसपास पड़ेगा। तो पूरा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे यहाँ से लेना देना है। तो मेरा जो परचेज प्राइस है वो 20 आ गया। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। एडिशनल चार्ज लगेगा मेरा कंटेनर्स का जो चार्ज लगेगा वो 10 रुपये पर ड्रम लगेगा ऑफ 25 केजी। इसका मतलब ये है, पता है, समझ में आया आपको, एक ड्रम में 25 केजी आ जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे सर नंबर ऑफ ड्रम्स कैसे आएंगे, तो 1200 केजी डिवाइड बाय 25 केजी, तो मेरे नंबर ऑफ ड्रम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ ड्रम्स निकालूंगा तो 1200 डिवाइड बाय 25, 48 ड्रम्स मेरे आ जाएंगे यहाँ पर। और मुझे टोटल ड्रम्स की कॉस्ट निकालनी हो तो मुझे मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देना है, तो 480 आ जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पर यूनिट कॉस्ट पूछोगे तो 10 डिवाइड बाय 25 करके 25 डिवाइड बाय 25 करके मैं इस तरीके से कॉस्ट निकाल लूंगा। ठीक है सर। क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर्स जो है 8 रुपये पर टन है। तो जब मुझे कंटेनर्स वापस मिलेंगे तो मैं 48 कंटेनर्स ही वापस दूंगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा कोई खराब हो गया कंटेनर तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इसे माइनस कर दूंगा मल्टीप्लाइड बाय 8 से, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि मुझे वापस मिल जाएंगे कंटेनर्स। ठीक है सर। जीएसटी लगेगा आपका 12% रॉ मटेरियल पे, तो रॉ मटेरियल देखेंगे, और ड्रम्स पे लगेगा 5%। तो इसका मतलब जो ड्रम की कॉस्ट थी आपकी, ड्रम की कॉस्ट कितनी है, 48 ड्रम्स इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 5% होगा। और जो मटेरियल लेके आऊंगा 1200 वाला, उस पर जो जीएसटी लगने वाला है वो है 12% का।
टोटल फ्रेट जो आप पे कर रहे हैं परचेजर ने वो पे किया है 240, तो ये एज इट इज ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस लगेगा 2.5% का, नेट इनवॉइस वैल्यू पे लगेगा और परचेजर पे करेगा, परचेजर पे करेगा तो हमारी कोटेशन में ऐड होगा। स्टोर्स ओवरहेड 5% है जो कि टोटल मटेरियल कॉस्ट पे लगेंगे। तो दो चीजें यहाँ पर अलग अलग हैं, इनवॉइस वैल्यू क्या होती है और टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या होती है वो अभी समझाता हूँ आपको। एंटायर क्वांटिटी जो है इशूड कर दी गई है, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। देखो यहाँ पर 1 यूनिट की निकाली गई है, यहाँ पर 1200 की निकाली गई है। मैं आपको दोनों समझा के चलता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सर सबसे पहले बताओ, आप बेसिक रॉ मटेरियल जब आप खरीदने जाओगे तो इसने लिखा है 20 रुपए, ठीक है सर 20 रुपए ये रहा। अब उसने कहा 1 यूनिट का बता देता हूँ, आप बस क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। तो मैं आपको 1 यूनिट का समझाता हूँ। एक प्राइस मुझे 20 रुपए का पड़ेगा, ये कैसे पता चला सर? लॉट साइज में से मैंने निकाला था कि मेरा ऑर्डर साइज कहाँ पड़ रहा है। इस 20 में से मुझे डिस्काउंट मिल रहा था, ट्रेड डिस्काउंट कितने का? 20% का। तो सर क्या ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं? आंसर इज यस। तो 20 माइनस 20% कर दूंगा 4, तो मेरे जो नेट प्राइस आया जो मुझे मटेरियल पड़ेगा वो आएगा 16 रुपए का, ठीक है सर। अब बताओ नंबर ऑफ ड्रम्स कैसे पड़ेंगे, देखो जरा ध्यान से। अगर मुझसे 1 का पूछोगे 1 केजी का प्राइस क्या है, तो भाई 10 रुपए लिए थे उसने 25 केजी के हिसाब से, तो 1 केजी का आ जाएगा। लेकिन आप पूछोगे कितने ड्रम लगे, तो मैंने आपको बताया था 48 ड्रम्स लगे। एक ड्रम की कॉस्ट 10 रुपए है और 480 रुपए। अगर आप पूरा का निकालना चाहते हैं, देखो यहाँ बच्चे को कैसे कंफ्यूज करते हो, ये 1200 है 1200। बच्चा सर पटक पटक के मर जाएगा कि 200 डिवाइड बाय 25 48 आया कैसे? नालायक ICMA इंस्टीट्यूट, आपको 1200 टोटल मान लीजिए यूनिट्स लेनी है और डिवाइड करना है उससे किसमें कितने केजी आने हैं। तो बच्चा यहीं पे सर पटक पटक के जो है दम तोड़ देता है कि पता नहीं समझ में नहीं आया। तो मेरे पास ड्रम का भी चार्ज आ गया और मेरे पास मटेरियल की भी कॉस्ट आ गई। ये है 1 केजी की और ये है पूरे 1200 की, ठीक है सर। आगे चलिए जीएसटी लगवाइए अब ताजा ताजा। भाई जीएसटी लगाओगे तो मुझे 20% किया तो 16 का पड़ा था, तो 16 रुपए पे 12% लगा दूंगा तो 1 केजी का जीएसटी आ जाएगा। और मुझे जो ड्रम पड़ा था वो पड़ा था 0.40 का। कैसे? 10 रुपए लिए थे 25 केजी के एक ड्रम के लिए, तो 10 डिवाइड बाय 25 केजी कर दूंगा तो 1 केजी का आंसर आ जाएगा। तो ड्रम पे मैंने लगाया 5%, ये 1 केजी का है। अगर आप आगे मल्टीप्लाई कर देंगे इनको तो 1200 केजी का आ जाएगा, ठीक है सर। ये मेरे पास नेट इनवॉइस प्राइस आ गया। अब उसने कहा था इंश्योरेंस वगैरह मैं इसी पे लगाऊं, तो इंश्योरेंस लगा मेरा 1 पे। तो सर नेट इनवॉइस प्राइस जो मेरा आया है 18.30, इसी का 2.5% कर दूंगा तो मेरा इंश्योरेंस आ जाएगा। मैंने यहां पर लगा दिया। फ्रेट क्वेश्चन ने बोला था 240 रुपए है, तो वो तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा आउटर कॉलम में। लेकिन जब आप पर केजी की बातें करेंगे तो 240 और मेरा जो लॉट साइज है वो कितना है 1200, तो डिवाइड कर दूंगा यहां से, तो ये 1 केजी का आ गया, ठीक है सर। अब लेस मुझे पैसे वापस मिलने वाले हैं ड्रम्स के। कैसे वापस मिलेंगे? 48 × 8। देखो यहाँ पर ये आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको 1 यूनिट का समझाने वाला हूं कि 1 यूनिट मतलब 8 रुपए मिलेंगे 25 केजी पे, तो इसका मतलब मुझे 0.32 वापस मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल मटेरियल आ गया, उसी जो टोटल मटेरियल आया मेरा 1 केजी का और ये 1200 केजी का, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से। मतलब जो मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स है वो टोटल के ऊपर निकाले गए थे, तो यहाँ पर मेरा टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये एक अजीब सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करा दिया है। इन केस पेपर में आ जाए तो सारे बच्चे ध्यान देंगे इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है सर। एक और कैटेगरी हमने खत्म कर दी है, एक और कैटेगरी उड़ा दी है हमने, और मैं चाहता हूं कि ये 1 घंटे से पहले खत्म कराऊं मैं आपको, मतलब इस वाले लेक्चर को, ठीक है सर। तो मैं EOQ भी करा दिया मैंने आपको, और मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल मटेरियल कॉस्ट वो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद निकालता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 18। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये वाला जो शीट है ना, इसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है भाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर COGS, जो भी क्वेश्चन में मिल जाए आपको। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इस तरीके से रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलता है। और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके आप एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा एवरेज इन्वेंट्री, और इस तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर के रेशियो के क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको इलस्ट्रेशन 4 और 18 करनी है, तो मैं पहले आया हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो भाई ओपनिंग स्टॉक है प्लस इसमें परचेज कर दो। अच्छा मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट गिवन है, तो मुझे करना क्या है सर? मटेरियल कंज्यूम अगर डायरेक्ट गिवन है तो मटेरियल कंज्यूम मुझे लिखना है ऊपर और डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री करनी है। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा सर? ओपनिंग है मेरे पास 10, क्लोजिंग है मेरे पास, तो ये हो गया 26 और डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो ये आ गया 13। तो 13,000 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 78,000 डिवाइड बाय 13,000, ये आ गया 78,000 डिवाइडेड बाय 13,000, 5.76। तो इसको पॉइंट में आ रहा है इसलिए इन्होंने लिख लिया 6 टाइम्स, ठीक है। ये आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको आगे चलते हैं, और मुझे करनी थी इलस्ट्रेशन नंबर 17। आ जाओ भाई इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये रही। अरे नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 17 नहीं था भाई, कुछ और था, इलस्ट्रेशन 18 रहा होगा, ठीक है। चेक करता हूं मैंने गलत तो नहीं लिखा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ईयर एंडेड कैलकुलेट करना है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ 2 आइटम्स हैं, पुट फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट, मटेरियल ए मटेरियल बी। भाई जब मटेरियल ए कर रहे हो तो बी को भूल जाना, बी कर रहे हो तो ए को भूल जाना। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है और क्लोजिंग है। मैं इसी के बेस पे निकाल लेता हूं यहाँ पर कंज्यूम्ड। इसी के बेस पे यहाँ पर भी निकाल देता हूँ कंज्यूम, ठीक है। तो क्या होगा सर? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर दो तो 10,000 प्लस 52,000 माइनस
6000, ये आ गया 56,000 मटेरियल नंबर ए का। इधर आ जाता हूँ सर 9,000 प्लस 11,000, सॉरी 9,000 प्लस 27,000 माइनस 11,000, ये आ गया मेरे पास 25,000। अब सर करना क्या है, इस कंज्यूम्ड को, इसको आपको डिवाइड कर देना है एवरेज से। सर एवरेज कैसे निकालोगे आप, 10,000 ओपनिंग और क्लोजिंग है 6,000, यानी कि ये हो गया 16,000 और इसे डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 8,000। 9,000 प्लस 11,000 करूंगा तो 20 और डिवाइड बाय करूंगा तो आ जाएगा 10,000। जब मैं 56,000 को डिवाइड करता हूँ 8,000 से तो ये आ जाता है 7 टाइम्स, तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा 7 टाइम्स। और इधर तो आपको दिख ही रहा है 3 टाइम्स से 2.5 टाइम्स, चेक कर लेते हैं उन्होंने पॉइंट में लिखा है क्या लिखा है, तो एग्जैक्ट लिखा है 2.5 टाइम्स, तो आप भी 2.5 टाइम्स एग्जैक्ट लिखना है, इसको पॉइंट में ही लिख देना 2.5 टाइम्स, इसमें अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको और करा दिए और मज़ा आ गया, मतलब इलस्ट्रेशन कराने में मुझे। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा और आप लाइक भर भर के कर रहे होंगे। आपका प्यार मुझे कमेंट बॉक्स में मिलेगा तो ही मैं आगे की सीरीज कंटिन्यू करूंगा। मतलब मुझे लगना चाहिए कि हाँ बच्चों के लिए हेल्पफुल हो रहा है, और ऐसा यूट्यूब पर मेरे हिसाब से कोई भी टीचर नहीं करा रहा है, सिर्फ क्लासेस बेचने में लगे हुए हैं। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, अपने बच्चों को भी करा रहा हूँ जो पेड स्टूडेंट है, और आपके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट बचा मेरे पास जो लास्ट टॉपिक है, तो मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर के भी क्वेश्चन करा दिए आपको, सब बचा। अब बचा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मेरे हिसाब से मुझे कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अकाउंट्स का टॉपिक है और बड़ा सिंपल टॉपिक है सर, फीफो लीफो वगैरह आप बचपन से पढ़ते आए हैं। फिर भी अगर इन्हीं किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको कराऊंगा। हालांकि होता क्या है, एक बेसिक बता देता हूं आपको। जैसे कोई क्वेश्चन उठा के जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 उठा ली मैंने, आ जाओ भाई इलस्ट्रेशन नंबर 5। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 नहीं, जिसमें फीफो लीफो दोनों होंगे, वो वाला समझाऊंगा मैं आपको। जी ये रहा। स्टॉक ऑफ मटेरियल मेरे पास ओपनिंग में जो है वो 400 रुपये का है 50 यूनिट के हिसाब से। फॉलोइंग रिसिप्ट और इशू आपको दिए जा रहे हैं और आपको बताना है स्टोर लेजर अकाउंट बनाने हैं फीफो और लीफो मेथड से। तो भाई ओपनिंग में मेरे पास 400 रुपये का सामान बचा था, देखना जरा ध्यान से। 400 यूनिट्स थी जिसमें 50 रुपये वाली थी। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं किससे, फीफो से, तो फीफो से कैसे होगा पहले ये देखते हैं। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपके पास फिर आपने 100 यूनिट्स खरीदी, डेट वाइज बिल्कुल लिखा हुआ है, 100 यूनिट्स खरीदी आपने 55 वाली, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब आ जाओ इशूड पे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वर्ड का मतलब है जब आप 400 यूनिट्स इशू कर रहे होगे ना, तो आपने फर्स्ट इन मतलब ओपनिंग स्टॉक आपके पास पहले आया, इसका मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाय कौन सी वाली गई होंगी, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 50 वाली गई होंगी, और आपके पास जो बैलेंस बचा होगा वो 100 यूनिट्स का बचा होगा 55 वाली का। सर बिल्कुल बात सही है आपकी। फिर आपने 100 के बाद 600 यूनिट्स और खरीद ली 55 वाली, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले भी 55 वाली थी, अभी भी 55 वाली है, और इशू कर दी 400 वाली, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 55 वाली दोनों ही है, और माइनस कर दिया मैंने, तो जो मेरे पास बच जाएंगी वो होगी 700 में से 400 गए, मतलब 300 बच गए मेरे पास। अब आपने फिर से परचेज कर ली, लेकिन इस बार जो परचेज की है वो 500 यूनिट्स परचेज की है और की है 65 के हिसाब से। अब मेरे पास 55 वाली भी है, 65 वाली भी है, लेकिन 55 वाली आई है पहले। तो जब मैं इशू करूंगा 600 में से, तो इसका मतलब मेरे पास ऊपर कितने बचे थे, शायद 300, तो 300 यूनिट्स जाएंगे मेरी। सबसे पहले मैं 55 वाली को खत्म कर दूंगा, और फिर जो नेक्स्ट 300 जाएंगे उसके बाद मैं 65 वाली को खत्म कर दूंगा। तो जो बचेंगे मेरे पास 300, वो बचेंगे मेरे पास 65 वाली। उसके बाद जब मैं परचेज करके लाऊंगा 870 वाली, तो इस बार मेरे पास 65 वाली 300 बची है और 800 यानी कि 1100 हो गया। तो इशू किया है आपने 500, तो इसका मतलब पहले मैं निकाल दूंगा 365 वाली, और उसके बाद जो बचेगा मेरे पास 200, वो निकाल दूंगा मैं कितनी, 70 वाली। तो 800 में से 200 चले गए। अब मेरे पास कितना बचा, अब सर मेरे पास 600 बचा। 600 बचा, तो अब मैंने कहा अच्छा 600 में से मैंने फिर से इशू कर दी 200, तो 200 कौन सी वाली करूंगा, जो बच गई है 70 वाली इशू कर दी मैंने, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने बचे हैं, अब मैंने 800 में से 200 600 इशू कर दिए, और 200, तो इसका मतलब 400 बचे हैं मेरे पास। अब मैंने 400 यूनिट्स बची हैं 70 वाली, तो मैंने 500 खरीद ली 75 वाली, तो अब इशू कर दी है 400, तो कौन सी वाली करी होगी, 70 वाली। 70 वाली इशू कर दी है मैंने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरी। तो अब मेरे पास क्या बची है सर, 500 यूनिट्स बची हैं 75 वाली। अब मैंने फिर से परचेज कर ली है 300, तो 500 यूनिट्स 75 वाली बची हैं और 300 यूनिट्स 80 वाली बची हैं। ये होना चाहिए फीफो के हिसाब से। 500 300 कितनी बच गई, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, प्लस माइनस है। मेरे हिसाब से अकाउंट्स का टॉपिक है, आई होप कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो वो भी चेक कर लेना आप। मतलब ये बेसिक टॉपिक है, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर प्रॉब्लम है या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसकी भी मैं आपको वीडियोस लाके दे दूंगा। तो मेरे हिसाब से जो मटेरियल कॉस्टिंग है, तो अकाउंट्स का टॉपिक है, मेरे हिसाब से जो मटेरियल कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए हैं, जिसमें से क्वेश्चन ज्यादातर आने के चांसेस होते हैं। वैल्यूएशन आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, या मैं नीचे एक लेक्चर ड्रॉप कर दूंगा जिसमें वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन
मैंने कराया हुआ है, वहां से आपको वो 110% समझ में आ जाएगा। सीए वाली स्टडी मैट की इसी तरीके से वन शॉट वीडियो में उसके लिए लेके आया था। तो यहां तक ये आज हमारी पहली क्लास थी। सारे बच्चों ने अटेंडेंस लगा दी होगी, मैं सभी का रिप्लाई भी करूंगा, और आपको बढ़िया लगा हो तो बता दीजिएगा अगला कौन सा चैप्टर लेके आऊं। यहां तक अगर आपको देखना है तो भाई कमेंट, लाइक वगैरह तो सब कुछ बनता है, और सारे लोगों तक ये बात शेयर कर देना कि स्टडी मटेरियल ओरिएंटेड बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है सीएमए वाले बच्चों के लिए दिसंबर 2024 के लिए। अब मैं चलता हूं, आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट वगैरह बहुत सारा प्यार मुझे चाहिए आपसे इस वीडियो पे। मिलता हूं किसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।